सो लास्ट इसमें वी सॉ और वी स्टार्टेड एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स अपन ने डिस्कस किए थे, रिमेंबर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सॉरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक है न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक. ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं. इसमें दो टाइप होते हैं, SN1 एंड SN2. स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री में देखते हैं. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस राइट नाउ. ओके, सो जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस रखो और समझने की कोशिश करो. सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसका टाइप है न्यूक्लियोफिलिक, और तुमको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिख भी रहा है. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो दोनों रिएक्शन जो SN1 और SN2, इसमें यही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर. यहाँ पे अपन कोई सबस्ट्रेट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लिया अल्किल हैलाइड. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टिपिकली अपन दिखाते हैं, दिस इज़ अवर लिविंग ग्रुप, दैट इज़ अवर लिविंग ग्रुप, एंड वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, अ सब्स्टिट्यूएंट. बराबर है. तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, isn't it? लिविंग ग्रुप के जगह क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिल लगा रहे हैं अपन यहाँ पे. सो वी गेट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज हाउ इट विल लुक. ओके, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, isn't it? जैसे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हैं, एक चीज़ अपन दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं. सो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिमोलिकुलर, व्हाई वी शुड वी कॉल इट न्यूक्लियोफिलिक, isn't it? ये सारी चीज़ें अपने को समझनी है. ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक भी क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है अपने को कि देयर इज़ ए न्यूक्लियोफाइल. बट व्हाट अबाउट यूनिमोलिकुलर? अब ये जो टर्म है यूनिमोलिकुलर, ओके, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, ये जो टर्म है ये अपने को आता है 12th में इन काइनेटिक्स. ठीक है, बट हम तब तक रुक नहीं सकते. बेसिकली काइनेटिक्स मतलब ये भी हो सकता था कि वी कुड हैव कवर्ड काइनेटिक्स बिफोर एंड देन वी गो एंड डू दिस थिंग्स, लेकिन फिर अगेन काइनेटिक्स में कुछ चीज़ें आती है जो अपने को पहले समझनी पड़ती है. सो इट्स इट्स अ साइकिल थिंग. सो थोड़ा सा अपन समझ लेंगे. डिटेल में जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो अपने को काइनेटिक्स में ही आता है 12th में. ठीक है, बट विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस व्हाट दिस एक्चुअली मीन. तुमको समझ में आएगा, ना समझने वाली कोई बात नहीं है. जस्ट पे अटेंशन टू दिस. ओके, सो यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, ये जो टर्म है ये स्टेप्स से रिलेटेड है. मतलब स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो जैसे अगर मेरे को ये रिएक्शन पूरी तरह से समझनी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं रिएक्शन के कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकूँ, ताकि अगर मेरे को कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो उसको किस तरह से ला सकूँ इससे, या फिर किस तरह से रिएक्शन फास्ट कर सकूँ, स्लो कर सकूँ, किस तरह से मैं कंट्रोल लाऊँ इस रिएक्शन के ऊपर. ठीक है, तो अगर मेरे को इस रिएक्शन को कंट्रोल में करना है, कंट्रोल में लाना है, तो मेरे को इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में समझना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट तुम एक सबस्ट्रेट ले लो, एक न्यूक्लियोफाइल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो और तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा. नहीं. ओके, कंडीशंस क्या लगेगी, सॉल्वेंट क्या लगेगा, टेम्परेचर क्या लगेगा, कोई और चीज़ है क्या. जैसे सबस्ट्रेट अगर मैं चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, न्यूक्लियोफाइल चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है. किस तरह का न्यूक्लियोफाइल मेरे को ज़्यादा अच्छा यील्ड देगा, किस तरह का सबस्ट्रेट मेरे को ज़्यादा अच्छा यील्ड देगा, ये सारी चीज़ें मेरे को समझनी है, ताकि मेरे को ये रिएक्शन के बारे में सब कुछ मालूम हो, ताकि मैं डिज़ाइन कर सकूँ कि किस तरह का सबस्ट्रेट लेने से मेरे को किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ये मैं समझ सकूँ. isn't it? So let's talk about this. तो इसको समझने के लिए we need to understand the reaction mechanism. Okay? So mechanism जो होता है वो 2 स्टेप में होता है इस रिएक्शन का, समझ लो. ठीक है ना, रिएक्शन तो मैंने तुमको दिखा दिया बेसिकली, लेकिन रिएक्शन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से अपन ने लिखी थी. ठीक है, दैट वाज एवरेज रिएक्शन बेसिकली, कि इस तरह से एवरेज में रिएक्शन हो रही है. लेकिन अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म देखता हूँ तो क्या मेरे को कुछ और दिखाई देता है. सो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो रहा है कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है. ठीक है ना, ये जो रिएक्शन थी अपनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स यू R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस. ओके, सो दैट इज़ द रिएक्शन जो 2 स्टेप में हो रही है. ओके, और आगे देखेंगे अपन SN2 में कि यही रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में होती है.
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो अपने को समझना है. ओके, सो रिमेंबर दैट. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो जब ये रिएक्शन SN1 से हो रही है, किस रिएक्शन की बात कर रही है अपन? SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ओके, SN1 ये इसका मैकेनिज्म है. क्या बोलेंगे अपन? रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? SN1 है. SN1 में जब रिएक्शन हो रही है तो ये 2 स्टेप में होगी. ठीक है, समझ में आया? या फिर अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो ये SN1 है, वाइस वर्सा है, ध्यान में रखना. ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप हमेशा होगा कि ये जो हैलोजन है, ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल जाता है विद इट्स इलेक्ट्रॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है. और इसका मतलब ये किस तरह का बॉन्ड क्लीवेज हो गया? हेट्रोलिसिस, इजंट इट? यस, हेट्रोलिसिस हो रहा है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है. और हैलोजन ज़्यादा नेगेटिव रहने के वजह से, ओके, हैलोजन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के चले गया. ठीक है, इसका मतलब जो स्पेसीज बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ कार्बोकटायन. ओके, सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? SN1 में उसके पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि कार्बोकटायन जनरेट हो रहा है बिकॉज द लिविंग ग्रुप लीव्स. ठीक है ना? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. This is a very important step. Why is this a very important step? Because this is actually a slow step. कैसी स्टेप है ये? स्लो स्टेप है, बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप है, क्योंकि कार्बोकटायन इज नॉट अ वेरी स्टेबल स्पेसीज. बराबर है? हम क्या कर रहे हैं? एक स्टेबल स्पेसीज से अनस्टेबल स्पेसीज बना रहे हैं. ओके, स्टेबल स्पेसीज से अनस्टेबल स्पेसीज बना रहे हैं. कार्बोकटायन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है. इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इजंट इट? सो कार्बोकटायन ये फास्ट नहीं बनेगा क्योंकि इट्स नॉट वेरी स्टेबल. ओके, तो ये स्लो बनेगा. डजेंट मैटर हाउ स्टेबल द कार्बोकटायन इज, जब भी कार्बोकटायन बनेगा हमेशा स्लो ही बनेगा. और अगर स्लो स्टेप होती है, सो दिस इज लाइक गोइंग टू बी द स्लोएस्ट स्टेप इन द एंटायर मैकेनिज्म. समझ में आया क्या? दिस इज गोइंग टू बी द स्लोएस्ट स्टेप. इसका मतलब दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मतलब ओवरऑल रिएक्शन जो रहेगा SN1, उसका जो रेट डिटरमाइन करेगी रिएक्शन वो रहेगी स्टेप 1. स्टेप 1 विल डिटरमाइन द रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ दिस रिएक्शन. इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ इस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि तुमको क्या दिख रहा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सबसे स्लो स्टेप है. इसमें कितने स्पेसीज इन्वॉल्व है? सिर्फ एक, इजंट इट? देयर इज ओनली वन स्पेसीज दैट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. ओके, सिर्फ एक स्पेसीज रहने की वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर. मतलब जो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करती है उस स्टेप में सिर्फ एक ही स्पेसीज इन्वॉल्व है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब काफ़ी लोग तुम सोच रहे होगे कि सर ये तो स्टेबल है और ये कार्बोकटायन तो अनस्टेबल है, तो ऐसा होगा क्यों? Why would molecule actually go from stability to instability? Well, it's all about equilibrium. ठीक है. there are going to be breaking and making of the bonding. बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या मेक होंगे, ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा. अब यहाँ पे अपन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अगर मैं कंडीशंस इस तरह से रखता हूँ कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग बिकम्स फेवरेबल, तो ये प्रोसेस होगा, तो अपना कार्बोकटायन बनेगा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अल्किल हैलाइड, मतलब जैसे मैंने 1 मोल ले लिया. ओके, वी स्टार्टेड विथ 1 मोल ऑफ अल्किल हैलाइड्स. ओके, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया इसका, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक साथ 1 मोलर वाले कार्बोकटायन बना देंगे, नहीं. वेरी फ्यू, ओके, फ्रैक्शन ऑफ दैट 1 मोल इज गोइंग टू गिव यू कार्बोकटायन. ठीक है. तो ये स्लोली होते रहेगा. ठीक है. सम मॉलिक्यूल्स विल एक्चुअली गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल गिव यू अ कार्बोकटायन. कार्बोकटायन बनेगा. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल के लिए. बाकी मॉलिक्यूल दे आर इन स्टेबल. सो इक्विलिब्रियम जो रहेगा इस रिएक्शन का, वी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, तो मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वेरी स्मॉल इज गोइंग टू बी ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन.
तो कुछ बहुत कम मॉलिक्यूल्स कार्बोकेटायंस बना रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई द रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेप. ओके, सेकेंड स्टेप जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ फास्ट स्टेप. एक बार कार्बोकेटायन बन गया, वी नो दैट इट इज अनस्टेबल. अनस्टेबल है. कार्बोकेटायन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक है. न्यूक्लियोफाइल कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक है ऑब्वियसली, है ना. न्यूक्लियोफाइल या कोई भी नेगेटिवली चार्ज या लुईस बेस. ओके, दिस आर, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोफिलिस इज लुईस एसिड एंड न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस बेस. एसिड बेस रिएक्शन है ये. लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे. न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा. दैट्स द ओनली ऑब्वियस आउटकम. जैसे ही कार्बोकेटायन बनाया, न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है बेसिकली. ओके, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? जैसे ही कार्बोकेटायन बना उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा. ओके, एंड व्हाट यू गेट इज अ प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. ओवरऑल क्या हुआ अपना रिएक्शन? आर एक्स में से एक्स निकल गया, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया. ओवरऑल दैट्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में? सो दिस इज गोइंग टू बी अ रैपिड स्टेप, वेरी फास्ट. ओके, सो इस स्टेप का ओवरऑल जो रेट रहेगा रिएक्शन का, उससे कोई लेना देना नहीं है. ओके, ओनली स्टेप 1 will decide the rate of the reaction, not step 2 at any cost. Okay, so look, we got unimolecular. Why? Because rate of reaction depends only on the concentration of the reactant. Step 1 में, let's go back to the step 1, है ना. रेट ऑफ रिएक्शन काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इसी के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, इसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. ओके, रेट इक्वेशन अगर लिखना है मेरे को इस रिएक्शन का, इस पूरे रिएक्शन का, आर एक्स ओके प्लस न्यूक्लियोफाइल, इस रिएक्शन का अगर रेट इक्वेशन लिखना है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स. समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल रेट इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. इट डज नॉट शो अप ऑन द रेट इक्वेशन. सो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल. समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल. क्यों? क्योंकि देखो स्टेप 1 जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है. इजंट इट? न्यूक्लियोफाइल का इसमें कोई रोल नहीं है. रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल को वेट करना पड़ेगा. जब तक कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता तब तक न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा. ओके, ही इज़ अ पेशेंट गाय इन दिस केस. न्यूक्लियोफाइल को पेशेंटली काम करना है. ही कैनॉट जस्ट गो एन अटैक. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को वेट करना पड़ेगा. ठीक है, और जब कार्बोकेटायन बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके फिर कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा. इसलिए रेट इक्वेशन अपन ये सिंपलिस्टिक फॉर्म में लिखते हैं. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कील हैलाइड. दैट्स इट, नॉट न्यूक्लियोफाइल. अंडरस्टूड है? अच्छे से समझ लो ये चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यूनिमोलिकुलर क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट, ओनली ऑन अल्कील हैलाइड. दैट्स व्हाई, ओनली ऑन वन रिएक्टेंट. जो भी तुमको बोलना है बोलो. न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन. ठीक है. सेकंड, सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दैट्स व्हाई वी गेट यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस रिएक्शन का ब्रेकडाउन है. नोट कि यही चीज़ हम काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो इन और फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है बेसिकली पोर्शन. डिटेल में जो कैलकुलेशंस होते हैं, रेट कैसा कैलकुलेट करते हैं हम, कौन से चीज़ों के ऊपर रेट डिटरमाइन डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें होती है, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, ये काइनेटिक्स में आता है. काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स करके अपना चैप्टर है 12th में, उसमें अपन देखेंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, ओवरऑल देखो रिएक्शन इस तरह से अपन दिखा सकते हैं. एक एग्जांपल है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया. ठीक है ना, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया. क्लोरीन इज द लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो स्टेप 1 कैसा रहता है? स्लो स्टेप है. क्लोरीन निकल जाएगा, अपने को मिलेगा कार्बोकेटायन. जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? टर्शियरी. इजंट इट? ये क्लोरीन निकल गया तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है. टर्शियरी कार्बोकेटायन कैसा होता है? स्टेबल. अब ये टर्शियरी कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऊपर अटैक करेगा. OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और अपने को अल्कोहल मिलेगा. क्लियर है?
अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन, तो मेरे को क्या दिखता है, कार्बोकैटायन जो है वो दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा. ओवरऑल रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ठीक है, वाटर मेरे को लेना ही है यहाँ पे, एंड वी गेट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड क्लोराइड आयन. ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, क्लोराइड के जगह हाइड्रोक्साइड आ गया है. ओके, अल्किल क्लोराइड के जगह अल्कोहल बन गया. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑलराइट, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें, जैसे प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, मतलब कि जो बेस ले रहे हैं अपन वो बहुत डाइल्यूट बेस है. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग्स. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा तुमको क्यों ऐसा होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग अ डाइल्यूट बेस. ओके, इट्स अ डाइल्यूट बेस. तो धीरे धीरे समझेंगे, इसको डिकोड करेंगे व्हाई वी नीड डाइल्यूट बेस. ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज वाटर यहाँ पे. ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज वाटर रादर देन यूजिंग दिस जस्ट वाटर. दैट इज गुड इनफ, जस्ट वाटर. ओके, मतलब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया, उसको पानी में डाला. ठीक है, थोड़ा सा हम कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप ऑफ बेस और समथिंग लाइक दैट, बट इन सम केसेस दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. वाटर अगर ऐड करते हैं अपन, तो वाटर क्या करेगा, वाटर के पास इट्स अ बेस, इट्स एम्फोटेरिक सब्सटेंस, रिमेंबर इट्स एसिड एज वेल एज बेस. तो ये वाटर का इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेगा एंड यू गेट प्रोटोनेटेड वाटर. ठीक है, और अब यहाँ से सिर्फ -H करना पड़ेगा अपने को, H+ करना पड़ेगा यहाँ से, एंड व्हाट यू गेट इज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हो रहा है, बट दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस तरह से भी अपन दिखा सकते हैं, रादर देन यूजिंग बेस वी जस्ट यूज वाटर एंड वी विल गेट. इनिशियली वाटर अटैक कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, उसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन निकाल देगा, एंड वी गोना गेट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. ओके, बट सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह से अपन लिख सकते हैं. ठीक है, 2 स्टेप में. ऑलराइट, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2. स्टेप 1 इज द फास्ट स्टेप, सॉरी स्टेप 1 इज द step 1 is the slow step and step 2 is the fast step. Step 1 is the rate determining step. Step 2 has nothing to do with the rate of the reaction. ठीक है ना, इसलिए it doesn't really matter कि मैं एक बेस किस तरह का यूज़ कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. कोई भी बेस ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, स्ट्रॉन्ग लो, वीक लो, कम कॉन्सेंट्रेशन लो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लो, रेट ऑफ रिएक्शन will not be affected by the base because it does not show up in the rate equation. Understood है क्या ये? Is this clear? Another point I want to mention is that कि यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बन रहा है, and rate of reaction actually depends upon Rx. बराबर है? Rate of reaction depends upon Rx. अल्किल हैलाइड के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है. तो क्या अगर मैं अल्किल हैलाइड चेंज करता हूँ तो रेट चेंज होगा? डेफिनेटली, फ्रॉम दिस इक्वेशन. समझ में आया ना? अल्किल हैलाइड मैंने चेंज कर दिया तो रेट चेंज होगा, हैलोजन मैंने चेंज कर दिया तो रेट चेंज होगा, इजंट इट? अगर मान लो मैं मिथिल क्लोराइड लेता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कंपेयर करो 2 रिएक्शंस, एक में अपन ले रहे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड और दूसरे रिएक्शन में ले रहे अपन मिथिल क्लोराइड. 2 अलग अलग सबस्ट्रेट है, कौन से सबस्ट्रेट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा? सो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका रेट ज़्यादा रहेगा बिकॉज ये अपने को टर्शियरी कार्बोकैटायन देता है. ओके, मिथिल क्लोराइड अगर ले रहा हूँ मैं तो मेरे को क्या मिलेगा? प्राइमरी या मिथिल कार्बोकैटायन इनफैक्ट. और मिथिल कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्लो फॉर्म होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा. ओके, सो देखो किस तरह से मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मान लो क्लोरीन के जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया, क्लोरीन के जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर मैं ब्रोमीन यूज़ करता हूँ तो लिविंग ग्रुप मेरा चेंज हो गया फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमाइड. ओके, and bromide is a better living group, isn't it? Yeah, bromide is a better living group, तो rate of reaction increase हो जाएगा. ठीक है, सो देखो किस तरह से
एक ही रिएक्शन को हम ज़्यादा डिटेल में समझ रहे हैं। सिंपल रिएक्शन थी, उसको अगर जब मैं मैकेनिज़्म देखता हूँ इस रिएक्शन का, तो इसका पूरा चिट्टा पिट्टा मेरे सामने आ जाता है। ओके, इसकी जो थियरी है इस रिएक्शन की, वो पूरी मेरे सामने है। यही हमको ध्यान में रखना है। और दैट्स ऑल यू हैव टू वरी अबाउट कि SN1 रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तुमको एक इसको ब्रीफ तरीके से ध्यान में रख लो और इसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। और अप्लाई करना कैसे सीखेंगे, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो इसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। एनर्जी ग्राफ है ये। दिस इज़ बेसिकली फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। मैंने टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया है। ओके, मैं जस्ट एक रिएक्शन तुमको कौन से रिएक्शन के लिए हो रहा है वो दिखा देता हूँ। प्लस वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, तो पहले स्टेप में वैसा नहीं रहेगा, मैं स्टेप वाइज नहीं दिखा रहा हूँ। स्टेप वाइज तो यहीं पे ग्राफ में देख लेंगे अपन। प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है। तो ये हो रहा है। ओके, नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में हो रही है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुमको दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन होगा दिस सिमिलर टू द रिएक्शन जब अपन ने OH माइनस यूज़ किया था, ठीक है ना। अब OH की जगह जब मैं वाटर लेता हूँ तो ये 3 स्टेप हो जाते हैं। ओके, द थर्ड स्टेप इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, इट्स नथिंग फैंसी। तो देखो क्या हो रहा है कि वी हैव दिस रिएक्टेंट्स। ओके, मिथिल अल्कील क्लोराइड है, ओके, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अब वाटर का कोई काम नहीं है, वाटर इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल। ओके, दिस इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल। ओके, वाटर इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल बेसिकली, ठीक है ना। और ये जो है दैट इज़ अवर सबस्ट्रेट, या सो वी टेकिंग दैट। सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट का जो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ओके, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना चालू हो जाएगा। ओके, अब जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए एनर्जी लगती है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। रिमेंबर, एनर्जी लगती है इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। ये एक पर्टिकुलर हाइट तक आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। दैट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट बोले तो ऐसा पॉइंट जहाँ से हम ट्रांजिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज वी गो फ्रॉम मेटालिक प्रॉपर्टी टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, बराबर है, थ्रू दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इजंट इट। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उसी तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट है। वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू another state, that's why we call this as a transition state. Okay, now यहाँ से फिर क्या होगा कि अब जब बॉन्ड काफ़ी ब्रेक हो चुका है, थोड़ा सा बचा रहता है बेसिकली, तो आफ्टर दैट एनर्जी एक्चुअली स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ड्रॉप होना चालू हो जाता है एनर्जी का, ठीक है। और एट सर्टन पॉइंट बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। कैन यू सी दैट, दोनों जो है कार्बोकटायन और क्लोराइड आयन ये सेपरेट हो गए। यहाँ पे अपना कार्बोकटायन बन गया है। ओके, दैट इज अवर इंटरमीडिएट एट दिस पॉइंट। ओके, जैसे ही कार्बोकटायन बनता है अब क्या होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा था, ही वॉज जस्ट वेटिंग, ठीक है। जैसे ही कार्बोकटायन बना, नाउ कार्बोकटायन इज अवर इलेक्ट्रोफाइल एंड वाटर इज अवर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करेगा एंड वी गेट अवर सेकंड इंटरमीडिएट, सेकंड ट्रांजिशन। देखो एनर्जी फिर से इंक्रीज होगा इनिशियली, क्योंकि दो चार्ज स्पेसिस जब अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो इनिशियली थोड़ी सी इंक्रीज होती है एनर्जी एंड देन इट एक्चुअली डिक्रीजेस। तो थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होती है, इट गोज टू सर्टन हाइट, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2। देखो ट्रांजिशन स्टेट 1 में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 2 में बॉन्ड बन रहा है। ओके, बॉन्ड मेक हो रहा है, समझ में आया ना। ओके, सो दैट इज हाउ वी डिफाइन ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। ऑलराइट, जैसे ही ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं
न्यूक्लियोफाइल एंड जो कार्बोकैटायन का कार्बन है वो एक डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो एनर्जी अब ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज नाउ इट्स लाइक टू आयंस अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे के रेंज में आ गए वो। ओके जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये बॉन्ड बनने के बाद हमको पता चलता है, इजंट इट। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। कैन यू सी दैट? ओके सो ये जो पार्ट है या दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है इस डायरेक्शन में, एंड इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ओके यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, तो बॉन्ड धीरे 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 बनते जाएगा और एक पार्ट पे ये पूरी तरह से बन जाएगा, दैट इज अवर प्रोटोनेटेड वाटर। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अल्कोहल है लेकिन इंस्टेड ऑफ OH ग्रुप देयर इज अ H2O ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन वी कैन कंसिडर ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि वाटर है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, उसमें से सिर्फ मेरे को क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। तो वो एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके चले जाएगा। यू कैन सी H3O+ बन रहा है, मतलब वाटर ने H+ निकाल दिया फ्रॉम अल्कोहल एंड वी गॉट अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिल गया अपने को। ठीक है, और इसको अपन एक छोटा सा ट्रांजिशन स्टेट करके दिखाते हैं। ओके दैट इज़ द थर्ड स्टेप, जहाँ पे जैसे ये सिचुएशन है, OH2 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा बेसिकली। तो एक हाइड्रोजन किसने निकाल दिया, कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो वाटर निकाल के हाइड्रोजन निकाल के चले जाएगा एंड वी गेट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, दैट इज़ योर थर्ड स्टेप। ठीक है, तो 3 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, बेसिकली दिस इज एनर्जी ग्राफ बेसिकली, है ना, एनर्जी है एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस देख रहे हैं अपन। ओके, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस देख रहे हैं ऑफ रिएक्शन। ऑलराइट, लेट मी रिपीट दिस, व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव अ सबस्ट्रेट अल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल। अल्किल हैलाइड का बॉन्ड जो है विथ लिविंग ग्रुप, ये ब्रेक होते जाएगा, वी गेट ट्रांजिशन स्टेट। ओके, उसके बाद ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, वी गेट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये अपन ने अननेसेसरी स्पेस दिया है, या दिस नॉट लाइक दैट, यू कैन जस्ट शो इट लाइक दिस। ओके, ऐसा भी दिखा सकते हो डायरेक्ट, बट फिर लिखने के लिए जगह नहीं रहती है, इसलिए एक स्पेस दिखाया है अपन ने। तो यहाँ पे अभी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इनिशियली थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होती है, यू गेट ट्रांजिशन स्टेट 2 जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, और फिर बॉन्ड पूरा बन जाएगा, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यू गेट प्रोडक्ट, लेकिन दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसलिए हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा थर्ड स्टेप। ओके, एंड यू गेट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। दिस इज हाउ द रिएक्शन एक्चुअली हैपेंस। ऑलराइट, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस वन एंड दैट वन, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ओके, इसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको यहाँ पे ΔG1 बोला है, बट यू डोंट हैव टू, इसको अपन बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टिंग स्पेसीज हैव फॉर इट टू गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया क्या? अगर इतनी एनर्जी इन कोलाइडिंग स्पेसीज के पास नहीं रही, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो स्पेसीज की बात कर रहे हैं अपन, समझ में आया क्या? ये जो स्पेसीज है, ओके, इनके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। राइट, मेक सेंस नो? यहाँ तक तो पहुँचना है ना, ये तो पहला हर्डल है, इजंट इट? रिएक्शन अगर यहाँ तक नहीं पहुँची तो आगे भी नहीं जाएगा, अपने को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, रिएक्शन जब कम से कम यहाँ तक आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, ओके, दीज आर वेरी ईजी, इजंट इट? तो बाद में तो रिएक्शन होगा ही होगा, यहाँ तक पहुँचने में जो भी एनर्जी लगती है उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और दिस इज, रिमेंबर, दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इजंट इट? और जो सेकंड स्टेप होता है ये वाला, ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप, ओके, दिस इज फास्ट स्टेप, ओके,
faster. It has nothing to do with the rate of the reaction. तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, यही डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को. इसीलिए इसी के एनर्जी को मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो कॉल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकंड स्टेप. नाउ व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकंड स्टेप? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन बोल रहे हैं, इसको ले लो EA1, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 1. उसी तरह से आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर स्टेप 2. स्टेप 2 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी? दिस मच, EA2. देखो स्टेप 1 के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, स्टेप 2 के लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है. ठीक है ना, समझ में आया ना? इट्स काइंड ऑफ लाइक क्लाइंबिंग अ हिल, राइट? यू क्लाइंब अ हिल, एक बार टॉप में पहुंच गए तुम, तो उसके बाद जो भी छोटे मोटे हिल्स है उसके लिए कुछ तुमको एनर्जी नहीं लगेगी, इजंट इट? टॉप तक उसके लिए तुम ये नहीं काउंट करोगे कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ऐसा नहीं करोगे ना. तुम ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हो, उसके बाद यहाँ तक भी आ चुके हो, अब यहाँ से यहाँ तक ही तो जाना है ना तुमको. तो यही रहेगा इसका एक्टिवेशन एनर्जी. ऑलराइट, सो कैन वी से क्या EA1 इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू EA2? कैन वी से दैट? ये बोल सकता हूँ ना मैं, राइट? मतलब डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हो गया फिर? EA1 ही हो गया. दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दैट इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो जो स्टेप 1 है बेसिकली, विच इज ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ओके, दैट इज द स्टेप 1. कार्बोकेटायन बनेगा एंड Cl- बनेगा, इजंट इट? सो ये अपना स्टेप 1 हो गया. तो ये जो बॉन्ड है इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. रिमेंबर EA1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, EA1. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. अगर गैस फेज में देखा जाए तो ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज़ 630 किलो जूल पर मोल. ओके, एक मोल के लिए अपने को एनर्जी लग रही है 630 किलो जूल पर मोल. दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर मेरे को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना है किसी रिएक्शन के लिए, तो ये रिएक्शन नियरली इम्पॉसिबल है, ओके, टू हैपन. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ रिएक्शन टू एक्चुअली अकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है. इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ओके. लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं एक्यूअस सॉल्यूशन में लूँ, देखो गैस फेज में इतनी एनर्जी लग रही है, लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं एक्यूअस फेज में लूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है 84 किलो जूल पर मोल. देखो क्या हो रहा है ना, फैंटास्टिक. ओके, गैस फेज में जो एनर्जी लगती है उससे बहुत कम एनर्जी अपने को लगती है एक्यूअस फेज में. ऑलराइट, इसको बोलते हैं अपन सॉल्वेंट इफेक्ट. ओके, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी रिएक्शन में. ऑलराइट, इस प्रोसेस को अपन सॉल्वोलिसिस बोलते हैं. सॉल्वेंट के वजह से जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. ये रिएक्शन अब रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है. समझ में आया ना? इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी प्रोवाइड करते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रिएक्शन बिकम्स फास्ट एंड कैन हैपन इवन एट रूम टेम्परेचर. समझ में आया क्या? गैस फेज में रिएक्शन इम्पॉसिबल है, एक्यूअस सॉल्यूशन में बहुत आसान है. ओके, एंड द रीज़न फॉर दैट इज सॉल्वोलिसिस. ओके, सो ये बात ध्यान में रखो कि सॉल्वेंट प्लेज अ मेजर रोल इन एनी रिएक्शन. ऑलराइट, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस. सॉल्वेंट प्लेज अ मेजर रोल इन एनी रिएक्शन. देखो, फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, ये इतने आसानी से समझ में नहीं आता है, ये धीरे धीरे अपने को डिकोड होते जाएगा, स्पेसिफिकली व्हेन यू लुक एट द एग्जांपल्स. ठीक है ना, जब प्रैक्टिस करोगे और एग्जांपल्स देखोगे तो तुमको सॉल्वेंट का रोल समझ में आएगा. सॉल्वेंट ऑल्सो एक्ट्स एज अ हिंट कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है. ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सॉल्वेंट के ऊपर तुम स्पेसिफिकली ध्यान दो, क्योंकि दैट कैन एक्ट एज अ हिंट कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है. देर आर 4 or 5 reactions that we can think of: SN1, SN2, E1, E2, and then is also E1CB. ठीक है, बट एनीवे देर आर दिस 4 रिएक्शन समझ लो, SN1, SN2, E1, E2. ठीक है, अब सॉल्वेंट कैन एक्चुअली टेल यू कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगा. SN1 से होगा या SN2 से होगा, E1 से होगा या E2 से होगा,
एंड देन यू कैन पिक अप अदर क्लूज, ठीक है। मतलब काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको शर्लॉक होम्स बनना पड़ता है, क्लूज पिकअप करने पड़ते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है, हिंट्स दिए रहते क्वेश्चन में, ये हिंट्स पिकअप करते आना चाहिए, समझ में आया ना। और अगर ये कर लिया तुमने तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, नहीं तो इजी क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। SN1 reactions are characterized by formation of कार्बोकैटायन, ध्यान में रखना, SN1 reactions are characterized by formation of कार्बोकैटायन, और जो स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है वही स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन की ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ओके, तो कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ध्यान में रखना, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस टेंडेंसी ऑफ कार्बोकैटायन टू रीअरेंज कैन लीड टू नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है तुमको, नॉट सिंगल प्रोडक्ट, इट कैन ऑल्सो लीड टू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मिक्सचर मिल रहा है तो तुमको फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, समझ में आया क्या, मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये तुमको डिसाइड करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या दैट यू अंडरस्टैंड कि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ओके। SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इन स्टेप 1, ओके। और फिर स्टेप 1 में जब कार्बोकैटायन बनता है तो दो चीज़ें तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए, एक तो विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो सबसे पहले तो वो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करो, और फिर पूछो कि क्या ये रीअरेंज हो सकता है इनटू समथिंग मोर स्टेबल, अगर ऐसा होता है तो वो फॉर्म करो, और उससे फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ओके। सो इट्स अ प्रोसेस, नॉट सिंपल, या ध्यान में रखना, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रोसेस है, प्रोसेस तुमको सीखना है। काइनेटिक्स देख लो रिएक्शन का, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन अल्कील हैलाइड, अल्कील हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज SN1। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली अल्कील हैलाइड, ठीक है, किसी और के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता, तो रेट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन, सो दैट इज द रेट इक्वेशन। के जो है दैट इज अ रेट कांस्टेंट, ये अपने को काइनेटिक्स में सीखेंगे अपन, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ, ओके, इट्स सम कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं अपन, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो R है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसमें जो X है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये दो चीज़ों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी अपन डिकोड करते हैं कि किस तरह से R और X के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। रिमेंबर दैट Rx मस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर रिएक्शन टू अकर, अगर Rx कार्बोकैटायन नहीं बना सकता, रिएक्शन नहीं होगा वाया SN1 से नहीं होगा, लेकिन डजंट मीन कि ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, देन इट कैन बी SN2, E1, E2, E1CB या और कोई रिएक्शन हो सकती है, बट इट नॉट गोइंग टू बी SN1। कार्बोकैटायन SN1 के लिए कार्बोकैटायन बनना ज़रूरी है, समझ में आया ना, ऑलराइट, SN1 के लिए कार्बोकैटायन बनना ज़रूरी है। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने को मालूम था, ओके, बेंजिलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन टर्शरी, देन अलीलिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, तो इसी के हिसाब से अपन रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कील हैलाइड, ठीक है। देखो मिथिल कार्बोकैटायन इज द लीस्ट स्टेबल, इसलिए सबसे स्लो रिएक्ट होने वाला मिथिल हैलाइड रहेगा, ओके। उसके बाद फास्ट रिएक्ट होगा थोड़ा प्राइमरी अल्कील हैलाइड, फिर सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी देखो यहाँ पे अल्कील, दिस इज अलील हैलाइड एंड सेकेंडरी, इनकी रिएक्टिविटी नियर अबाउट सेम होती है, रिमेंबर नियर अबाउट सेम होती है, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा जो होता है दैट इज़ अलील वाला जो होता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, ओके। सेम थिंग गोज़ फॉर बेंजिल एंड टर्शरी, इनका रिएक्टिविटी अपन ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, अगर चॉइस दिया गया तो तुम बेंजिल चूज़ करोगे, अदरवाइज नियर अबाउट सेम मानते हैं, ठीक है। हल्का सा बेंजिलिक फास्ट होता है, ओके। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स, ठीक है, तुम कौन सा हैलोजन कौन सा ले रहे हो, अगर अलग अलग ले रहे हो तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, ऑलराइट। बेंजीन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ओके, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अनदर फैक्टर इज दैट
द प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट, तो उसको समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं बेंजील। ठीक है, देखो बेंजील क्लोराइड अगर ले रहा हूँ और बेंजील ब्रोमाइड ले रहा हूँ, ओके, सो विच वन इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टेस्ट? लेट मी राइट दिस डाउन, 1 सेकेंड। या ठीक है, so let's call this as A and let's call this as B. Which one will react faster? Isn't it? B will react faster. Okay, excellent. Okay, next, अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, and then I have something like NO2, or let's call this as C and let's call this as D. Which one react faster? सी और डी में से कौन फास्ट रिएक्ट होगा? देखो तुमको इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3-4 कंपाउंड दे दिए, बोल दिया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तुमको बता भी दिया है रिएक्शन किस तरह का हो रहा है, या फिर तुमको एक टेम्पलेट दिया है रिएक्शन का और पूछा है इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड फास्टर या स्लोअर रिएक्ट होगा, या अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसके लिए तुमको रिएक्शन सबसे पहले समझना है कि कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे अपना जो रिएक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी SN1। यस, दिस इज गोइंग टू बी SN1 रिएक्शन। तो अगर SN1 रिएक्शन है तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो अब तुमको ये देखना है कि इनमें से सबसे फास्ट कार्बोकेटाइन कौन बनेगा। वेज दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप। तो जो सबसे फास्ट कार्बोकेटाइन बनाएगा वो उसका रिएक्शन सबसे फास्ट रहेगा। ठीक है, अब सबसे फास्ट कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? जो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ जैसे A लिखा मैंने, ठीक है, A यहाँ पे लिखता हूँ, इसका कार्बोकेटाइन हल्का सा फ़र्क रहता है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसका यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो ये दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, इजंट इट? सेम कार्बोकेटाइन दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क जो आ रहा है दैट इज़ लिविंग ग्रुप। और हम देखते हैं कि लिविंग ग्रुप ब्रोमीन बेटर है, इसलिए B इज़ फास्टर देन A। ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया। व्हाट अबाउट C एंड D? ओके, अगर C देखे तो इसको यहाँ पे हल्के से लिखता हूँ मैं, CH2 प्लस है और यहाँ पे NO2 है। ओके, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और यहाँ पे CH3 है। ओके, ना इसेंशियली हमको डिसाइड ये करना है कि ये दो कार्बोकेटाइन में से स्टेबल कौन सा है। ओके, तुमको याद होगा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है, उसको और ज़्यादा अनस्टेबल करता है। ठीक है, NO2 इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैंने तुमको बोला था याद रखना है ये। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स याद रखने, अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखे थे, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस में। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। तो मिथिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये लेस स्टेबल है, इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मेरे को पूछा है तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? राइट, D वाला। तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? D। उसके बाद कौन रिएक्ट करे? उसके बाद B, उसके बाद A और उसके बाद C। ठीक है, सो ये अपना रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ। ओके, D इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टेस्ट, देन B, देन A, और सबसे स्लो रिएक्ट होगा जिसमें वी हैव अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दैट इज C। सो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस तरह से अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नॉलेज भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना है और आंसर करना है। तुम देख के कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते, साइंस में दिखावे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, सो आई होप कि ये समझ में आ गया। दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन। लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, it also depends upon what type of groups that are present here। okay, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो SN1 रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट
depends upon the stability of carbocation, isn't it? And that is the reason why this order is followed, and that is the reason why electron withdrawing group will increase the rate of reaction, electron withdrawing group, okay, so that is the reason why electron withdrawing group will decrease the rate of reaction and electron donating group will increase the rate of reaction. okay, देखो जो कार्बोकेटायन बन रहा है बेंजील कार्बोकेटायन, ओके, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन दिखा सकते हैं। देखो किस तरह से पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, ओके, on this carbon, this carbon, this carbon and that carbon, isn't it? It is delocalized on 4 carbon, therefore it is very stable. ये कार्बोकेटायन अगर स्टेबल है तो ये जल्दी बनाएगा इसको, okay, it's going to make it faster. Then we have tertiary butyl bromide, okay, ब्रोमीन निकल जाएगा तो अपने को ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बनाएगा। ये क्यों स्टेबल है? व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स स्टेबिलिटी? वेल, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो मिथिल ग्रुप इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया प्लस आई इफेक्ट, ओके, इसके वजह से कार्बोकेटायन स्टेबल है। अदर थिंग इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके, प्लस एच इफेक्ट बोलेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, HCE लिख रहे हैं इसको। सो ये 2 इफेक्ट है जिसकी वजह से टर्शियरी कार्बोकेटायन इज स्टेबल, ओके ना। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखो 3 मिथिल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और 9 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, okay, that's why tertiary carbocation is stable. That's why this reaction with tertiary halide is going to be faster. Allylic देखते हैं यहाँ पे, allylic is again resonance stabilized and there is also a little bit of hyperconjugation effect, little bit, ज़्यादा नहीं है। hyperconjugation effect is much less as compared to resonance, okay। ध्यान में रखना कि resonance effect is the strongest, उसके बाद hyperconjugation और उसके बाद inductive effect, okay, समझ में आया क्या? resonance ये सबसे ज़्यादा strong रहेगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ वेरी वीक, इट सपोर्ट्स, इट्स हेल्प्स, ओके, जैसे यहाँ पे हेल्प कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ द मिथिल टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन एक्चुअली इंक्रीजेस, राइट। यहाँ पे अलील ब्रोमाइड देखो क्या बना रहा है, अलील कैटायन बना है, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबल है, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर। सेक प्रोपिल ब्रोमाइड लेते हैं तो अपने को सेकेंडरी प्रोपिल कैटायन मिलेगा। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन है और 2 मिथिल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है, ओके। तो ये टर्शियरी से थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा बट इट इज़ स्टेबल, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन ठीक ठाक रहेगा, ओके। इथिल ब्रोमाइड अगर लेते हैं अपन, इथिल ब्रोमाइड में सिर्फ 1 मिथिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, और सिर्फ 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, 3 हाइड्रोजन का, ओके। तो इसका बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा, ओके। मिथिल ब्रोमाइड ये इतना स्लो रिएक्टिंग है कि ये ऑलमोस्ट नो रिएक्शन दिखाएगा। द रीज़न फॉर दैट इज देयर इज़ नो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट फॉर दिस, ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट फॉर इट, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम रहेगा। सबसे कम रहेगा मतलब देयर इज़ नो अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं अपन, जैसे यहाँ पे मैंने CH2 NO2 कर दिया, राइट, तो NO2 लगाने से सडनली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हो तो इट बिकम्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जैसे ये हो जाता है अल्कील ग्रुप, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। समझ में आया कि व्हाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज फॉलोड इन SN1 रिएक्शन। प्राइमरी अल्किल हैलाइड और मिथिल हैलाइड जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स SN1। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्ट नहीं होंगे, इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, ध्यान में रखना। रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना है अपने को, जो अल्किल हैलाइड या फिर जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है, वो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो SN1 रिएक्शन से फास्ट होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल द अदर कंडीशंस आर मेट। ऑल द अदर कंडीशंस मतलब जैसे सॉल्वेंट हो गया, राइट, सॉल्वेंट शुड बी फेवरेबल। सो इसमें कौन सा सॉल्वेंट लगता है SN1 में, कौन सा सॉल्वेंट है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, वो भी अपने को देखना है। Okay, let's look at a review question. Which of the following substrate would react fastest via SN1?
दिया है SN1 कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट होगा. सो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट होगा फॉर SN1 या. सो यहाँ पे देखो बेंजिल, ये भी बेंजिल है ना, बेंजिलिक दोनों बना रहे बेंजिलिक कार्बोकैटायन, सो ऑब्वियसली ये फास्ट हो गए. देन यू हैव कंपेयर विथ C. ओके, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन ऑब्वियसली फास्ट रहेगा क्योंकि ये ब्रोमीन और टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो इसका सबसे स्लो रहेगा. ओके क्योंकि इससे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, इजंट इट. दिस इज बेंजिलिक, ये भी बेंजिलिक दे रहा है. दिस इज टर्शियरी एंड दिस इज प्राइमरी. प्राइमरी सबसे स्लो रिएक्ट होगा इन SN1. ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन टर्शियरी एंड बेंजिलिक. ऑब्वियसली बेंजिलिक ज़्यादा फास्ट होते हैं. ओके, और अगर A और B में अपन कंपेयर करें, राइट, सो वी शुड गेट ब्रोमाइड वाला, इजंट इट, कि ब्रोमाइड इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप. ब्रोमाइड बेटर लिविंग ग्रुप रहने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी फास्ट रहेगी. ओके, दूसरा, इफ समबडी आस्क यू अबाउट द ऑर्डर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. द रीज़न फॉर दैट इज़, ठीक है, सबसे फास्ट तो ऑब्वियसली A. ओके, इसका सबसे फास्ट रहेगा. लेकिन बिटवीन B एंड C यहाँ पे लिविंग ग्रुप इज़ डिफरेंट. अगर दोनों जगह ब्रोमीन होता तो, बट आई थिंक B शुड बी मोर देन C एंड देन D. ये उल्टा भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी दिस. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द ऑर्डर इज़. मैं तुमको एक जस्ट ब्रीफ बता रहा हूँ. It's not something that we can compare. Okay, this is basically like comparing apples and oranges. Okay, obviously you cannot, isn't it? So but my guess is that is the order, unless and until we see it somewhere, we don't know if that is the correct order. Understood है क्या? सर बेंजिलिक और टर्शियरी सेम रहता है, फिर यहाँ पे ब्रोमाइड लगा है तो ब्रोमाइड That is also ज़्यादा true. stable होगा. That is also true. That is also true. ठीक है ना. सो दूसरा ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली, दूसरा ये भी लॉजिक लगा सकते हैं अपन कि अपन बेंजिलिक और टर्शरी इनको अपन नियर अबाउट सेम लेते हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंकिंग. कि देखो अगर ब्रोमाइड अगर अपन ले रहे हैं, ठीक है ना, ब्रोमाइड अगर ले रहे हैं तो शुड बी मोर रिएक्टिव दैन दिस वन, क्योंकि बेंजिलिक और टर्शरी अपन अगर, सो इन दैट केस दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. Okay, and again we don't know unless and until we see it. So yeah, I mean, considering this, I would actually change my opinion to this answer. This should be the correct answer, I guess. Okay, next जो अपन देख रहे हैं, that is basically a solvent effect. Solvent effect देखो कि solvent plays a major role in any reaction. SN1 reaction specifically is very important. SN1 SN2 जितने भी reactions है उसमें solvent का बहुत ज़्यादा रोल होता है. अब SN1 रिएक्शन को किस तरह का सॉल्वेंट फेवर करता है? सो इट इज़ फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर. ओके, इट हैज़ टू बी पोलर एंड इट हैज़ टू बी प्रोटिक. प्रोटिक का मतलब होता क्या है, ध्यान में रखना. प्रोटिक का मतलब होता है कि हाइड्रोजन इज़ कनेक्टेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन. ओके, इस तरह के अगर केस है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट. ऑब्वियसली फ्लोरीन वाला तो एक HF कंपाउंड है, बिकम्स अ वीक एसिड, सो वी डोंट एक्चुअली यूज इट. बट यू नो, समथिंग लाइक वाटर, अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. यहाँ पे देखो OH ग्रुप आ रहा है हर जगह, मतलब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये वाला प्रिंसिपल. यू कैन ऑल्सो यूज अमोनिया इन सम केसेस, बट इट्स नॉट दैट पोलर. ठीक है, बट वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, या फिर अल्कोहल इन इवन इन सम केसेस, बट जस्ट रिमेंबर वाटर. या वाटर एक्चुअली फेवर्स SN1 रिएक्शन. ओके, इफ़ यू रिमेंबर कि अपन ने जो एग्जांपल देखा था उसमें वाटर देखा भी था. सो वाटर एक्चुअली फेवर्स SN1 रिएक्शन बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन. ओके, ये ऐसा क्यों होता है? ओके, बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैटायंस एंड अनायंस इफेक्टिवली इनको स्टेबलाइज करता है, कैटायंस को भी और अनायंस को भी. और यहाँ पे तो कार्बोकैटायन बनता ही है ना, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज करता है. ओके, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईथर ले लिया मैंने, ईथर इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बराबर है. तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता कार्बोकैटायन को. कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए वी नीड
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो इसका मतलब क्या है कि मेरे को अगर कार्बोकेटायन बनवाना है, मतलब रिएक्शन SN1 से लेके जाना है, रिएक्शन SN1 से लेके जाना है, तो मेरे को सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? पोलर, नॉट नेसेसरीली वाटर, आइदर वन ऑफ दीज इज़ फाइन। समझिएगा, जनरली अपन वाटर यूज़ करते हैं, बट polar protic solvent needed to be used if I want SN1 reaction, if I want carbocation mechanism। देखो सॉल्वेंट का रोल, ये अपने रिएक्टेंट है, राइट। अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूँ तो ये चीज़ मिल रही है मेरे को, रेड वाली जो लाइन मिल रही है वो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये रेड में जो दिखा रहा है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इफ आई यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट। इफ आई यूज पोलर सॉल्वेंट, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ रही है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, बेसिकली इट शुड बी राइट हियर। ओके, दोनों लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी, फॉर सम रीजन दे गॉट डाउन देयर, आई वाजंट पेइंग अटेंशन टू दैट, बट इसेंशियली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई है, इजंट इट? ऑलराइट, सो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम हो गई, रिक्वायरमेंट ही कम हो गया एनर्जी का, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट। इट बिकम सो फास्ट दैट इट कैन एक्चुअली हैपन। ओके, विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? SN1 रिएक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। इट कैन बी SN2, इट कैन बी E2, व्हाटएवर, ठीक है ना, दूसरा रिएक्शन होगा, लेकिन SN1 नहीं होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। तो मेरे को पोलर सॉल्वेंट लेना है, वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहे, फटाक से कार्बोकेटायन बने और उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करे। अगर कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा है तो रिएक्शन SN1 नहीं होगा। समझ में आया ना? ऑलराइट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी बेसिकली। ओके, दे आर फास्ट, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अपने को सिर्फ ये कम करना है, एक्टिवेशन है, इसके लिए मेरे को चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सारे ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज TS1, इसको स्टेबलाइज कर दिया, TS1 देखो, ट्रांजिशन स्टेट 1 को स्टेबलाइज कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा, इजंट इट? कार्बोकेटायन को भी स्टेबलाइज किया है, अनायन को भी स्टेबलाइज किया है। ओके, सारे स्पेसीज को स्टेबलाइज कर दिया, मतलब क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी होगा। क्लियर है क्या ये? हाइड्रेशन लोअर्स द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे या सॉल्वेशन बोलेंगे। सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस रिएक्शन में, ताकि रिएक्शन का जो एक्टिवेशन है जो कम हो जाए, रिएक्शन एक एप्रिशिएबल रेट से हो जाए। दैट इज समथिंग व्हाट वी वांट। क्लियर है क्या? ओके, सी हाउ मच इज लेफ्ट। ठीक है, आई थिंक वी शुड go over this last slide and last question, then we can stop. Yeah, 5 minutes more. Next जो देख रहे हैं वो है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1, वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 में भी स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, अपन ने आइसोमरिज्म देखा है, बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री को देखा है। SN1 रिएक्शन अगर हो रही है तो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या रोल है वो देखो। अगर मान लो एनेंटियोमर है, ओके, दिस इज एनेंटियोमर, प्योर एनेंटियोमर, S एनेंटियोमर, ये ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन दिस इज S एनेंटियोमर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा उसको। सो दिस इज S एनेंटियोमर। अब क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है ना, रिमेंबर दैट दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल और इसका प्योर S एनेंटियोमर मैंने ले लिया। यू कैन गिव इट कॉन्फिगरेशन इफ यू वांट, बट इट शुड बी S। क्लोरीन निकल जाता है, वी गेट अ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता है sp2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इजंट इट? अगर sp2 हाइब्रिडाइज है भाई तो ये प्लेनर रहेगा, इजंट इट? ये प्लेनर रहेगा, और अगर प्लेनर है तो ये अकायरल भी है, इजंट इट? यहाँ पे अभी कायरलिटी नहीं रहेगी। ओके, मतलब अपन ने स्टार्टिंग में लिया तो कायरल, लेकिन जैसे ही कार्बोकेटायन बन गया इट बिकेम अकायरल, इजंट इट? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट what happens next will be decided by this कार्बोकेटायन, isn't it? It doesn't really matter कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया at this point, क्योंकि जैसे ही तुमने SN1 रिएक्शन स्टार्ट किया, कार्बोकेटायन जैसे ही बना, तुम्हारी जो कायरलिटी थी वो लॉस्ट हो गई। ओके, अब मान लो कि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अपन ले रहे हैं जैसे आयोडाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल ले रहे, यू कैन टेक हाइड्रोक्साइड आयन और वॉट एवर, डजेंट रियली मैटर, आयोडाइड आयन ले लो। अब आयोडाइड आयन कहाँ से अटैक करेगा? दिस फेस और दिस फेस। देखो कार्बोकेटायन इस तरह से है,
प्लेनर है, इजंट इट? या ट्राइगोनल प्लेनर मान लो कार्बोकेटाइन को, इस तरह से समझ लो। या और अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन से फेस से अटैक करेगा, ये फेस से या ये फेस से? दोनों फेस आइडेंटिकल है, इजंट इट? Front face and back face, they are identical. There is absolutely no difference between the front and the back face. As a result of that, carbocation can attack from either face. ठीक है? Okay. So let's imagine this is exactly not planar, but let's imagine कि this is a carbocation that is planar. ठीक है ना? Planar है ऐसा imagine करो. थोड़ा सा ये जो मॉडल इतना परफेक्ट नहीं है. Alright. और अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है मान लो, तो न्यूक्लियोफाइल इस फेस से या इस फेस से, दोनों फेस से इक्वल प्रोबेबिलिटी से अटैक कर सकता है, इजंट इट? तो अगर इस फेस से अटैक करता है तो ये तीनों हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे, तीनों ग्रुप्स जो है वो इस साइड में चले जाएंगे। और अगर इधर से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम दिस फेस, तो ये तीनों जो ग्रुप्स है वो इस साइड में बेंड हो जाएंगे। अब अटैक दोनों साइड से होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ बेसिकली आइडेंटिकल, इजंट इट? आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी है दोनों साइड से अटैक होने की, तो वही होगा। ओके, यूनिवर्स इज बेसिकली रूल्ड बाय प्रोबेबिलिटी। समझ में आया ना? प्रोबेबिलिटी ही अल्टीमेट ट्रूथ है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। क्लियर है क्या? ओके, और अगर प्रोबेबिलिस्टिकली अटैक कर रहा है तो ये दोनों साइड से इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक करेगा। ओके, अगर मान लो कि फ्रंट फेस से अटैक किया तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ बेसिकली एस एनेंटियोमर। बैक साइड से अटैक किया तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ योर आर एनेंटियोमर। ओके, सो तुमको क्या मिल रहा है? आर एंड एस इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ मिल रहा है, सो यू गेट एनेंटियोमरिक मिक्सचर। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। अंडरस्टूड है क्या? सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली अ रेसिमिक मिक्सचर। ओके, यू स्टार्ट विथ प्योर एनेंटियोमर, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट है दैट इज़ बेसिकली अ रेसिमिक मिक्सचर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। इट्स अ रेसिमिक मिक्सचर, समझ लो। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर इंडिपेंडेंटली तुम इसको सेपरेट करते करते तो इट्स ऑप्टिकली एक्टिव। स्कायरल तो भाई है, लेकिन इट्स अ रेसिमिक मिक्सचर, सो यू नॉट गोइंग टू सी एन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर। ठीक है? ओके, ए रिव्यू क्वेश्चन का आंसर करो तब तक। ठीक है, बताओ what is the correct order of reactivity for the following alkyl halide for SN1 reaction? करेक्ट ऑर्डर बताओ इसका। इसका करेक्ट आंसर इज बेसिकली बी। देखो ये टर्शरी वाला देगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसी का रहेगा, isn't it? सो ये अपने को टर्शरी दे रहा है, ये अपने को सेकेंडरी दे रहा है, ये प्राइमरी है और ये मिथिल दे रहा है। Okay, and that is the order basically 4 3 2 1. That is the correct order of reactivity via SN1. Okay, think about it, go over the notes and try to understand why exactly that order is followed. Try to understand. All right, ठीक है, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन SN2 रिएक्शंस चालू करने वाले हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ SN1 और नेक्स्ट क्लास में अपन SN2 स्टार्ट करेंगे। Okay, thank you very much. I'll see you in the next class. Bye bye.